हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनेस्थीसिया के बारे में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एनेस्थीसिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया के बारे में हम बात करेंगे एंड उसके साइड इफेक्ट हमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकते हैं और कौन कौन से एनेस्थीसिया हमें कब कब यूज़ करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। होपफुली लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात कर लेते हैं हम एनेस्थीसिया के बारे में। एनेस्थीसिया क्या है, देखो अगर हम इसे डिफाइन करें, एनेस्थीसिया क्या होता है? यूज फॉर प्रिवेंट पेन एंड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग सर्जरी एंड अदर प्रोसीजर। सीधा सीधा मतलब है कि एनेस्थीसिया का यूज हम इसलिए करते हैं कि हमें प्रिवेंट करना होता है पेन एंड पेशेंट का डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग, अगर कोई सर्जरी कर रहे हैं या कोई अदर प्रोसीजर कर रहे हैं तो इसलिए हम यूज करते हैं एनेस्थीसिया, पेन के लिए, प्रोसीजर के लिए एंड सर्जरी के लिए। ठीक है, इन तीन कंडीशन के लिए हम एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। फिर अगर हम बात करें कि एनेस्थीसिया तो ठीक है, हमें पता चल गया कि पेन के लिए, डिस्कम्फर्ट के लिए और सर्जरी के लिए यूज कर रहे हैं। फिर उसके कुछ टाइप्स होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का एनेस्थीसिया किस प्रोसीजर के लिए या किस सर्जरी के लिए परफॉर्म किया जाता है, लगाया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा जनरल एनेस्थीसिया। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं टाइप्स की, इसमें फर्स्ट नंबर आता है जनरल एनेस्थीसिया, सेकंड नंबर आता है रीजनल एनेस्थीसिया, थर्ड नंबर पे आता है लोकल एनेस्थीसिया जो कि प्रोसीजर्स के लिए यूज करते हैं एंड फोर्थ नंबर पे आते हैं सिडेशंस। ठीक है, तो 4 टाइप के एनेस्थीसिया होते हैं, जनरल, रीजनल, लोकल एंड सिडेशन। अब बात करते हैं हम जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। एनेस्थीसिया क्या होता है? इसमें क्या होता है? इंड्यूस ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड लैक ऑफ सेंसेशन। क्या बोला है कि इंड्यूस कर देगा ये स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस को, क्या कर देगा? जो अनकॉन्शियसनेस होगी उसको इंड्यूस करेगा एंड टोटली लैक ऑफ सेंसेशन, और सेंसेशन को भी क्या कर देगा? कम कर देगा पेशेंट के अंदर। भाई सेंसेशन नहीं होंगी बॉडी के अंदर तो उसको पेन भी फील नहीं होगा, पेन फील नहीं होगा तो पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा ताकि हम इजीली सर्जरी कर सके, इजीली प्रोसीजर कर सके। ठीक है, फिर आता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन देखो इसको 2 टाइप से करते हैं, एक तो इनहेलेशन जो कि बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है, एक आता है इंट्रावेनसली। तो इंट्रावेनसली हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इंट्रावेनसली में हम क्या क्या यूज करते हैं? प्रोपोफोल एंड केटामिन। दो एनेस्थीसिया हम यूज करते हैं जनरल में, प्रोपोफोल एंड केटामिन। प्रोपोफोल क्या कर देगा? सिडेट कर देगा एंड केटामिन क्या कर देगा? पेन इम्पल्स को इंड्यूस कर देगा। ठीक है, फिर इसका इफेक्ट क्या देखने के लिए मिलता है? अगर हमने किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन दी है या फिर एनेस्थीसिया दिया है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हमारी बॉडी के ऊपर आता ही है। तो वो इफेक्ट क्या होता है तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अनकॉन्शियसनेस। एनेस्थीसिया दिया है तो अनकॉन्शियसनेस तो पेशेंट के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। फिर आता है मसल रिलैक्सेशन। मसल्स को क्या कर देगा? रिलैक्स कर देगा वो। क्या बोला? मसल्स को रिलैक्स कर देगा। फिर क्या आता है? लैक ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन को भी क्या कर देगा? कम कर देगा, उसको फील ही नहीं होगा कि पेन हो रहा है, कोई प्रोसीजर हो रहा है, कोई कट लग रहा है। ये सारी चीजों को क्या कर देगा? उसके सेंसेशन को क्या कर देगा? कम कर देगा, लॉस ऑफ सेंसेशन कर देगा। ठीक है, एंड रिफ्लेक्शंस क्या कर देगा? वो रिफ्लेक्शंस को भी क्या कर देगा? वो कम कर देगा। तो ये सारे के सारे जो इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं वो मिलते हैं हमें जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे डेंजरस कैसे है। ये जनरल एनेस्थीसिया हमने दे दिया है लेकिन वो पेशेंट के लिए समटाइम डेंजरस भी हो सकता है। तो वो कैसे है, उसमें हमें क्या क्या कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है? तो फर्स्ट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में पेशेंट जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर इन इनस्टेबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर इनस्टेबिलिटी पेशेंट के अंदर आ सकती है। फिर आता है पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट की सर्जरी होती है एंड सर्जरी के बाद वो क्या करते हैं? वोमिटिंग होती है, उनको नोजिया होता है ना? तो क्या होता है? पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग देखने के लिए मिल सकती है। ये भी एनेस्थीसिया का इफेक्ट, साइड इफेक्ट डेंजरस माना जाता है। फिर आता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। आपने देखा होगा कि जब ओटी से पेशेंट बाहर आते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक में होते हैं, मतलब कूल एक्सट्रीमिटीज उनकी होती है ना, और हाइपोथर्मिया में होता है उनका टेम्परेचर भी कम होता है, बिलो 37, है ना। तो ये सारी चीजें क्या मिलेंगी? हमें देखने के लिए मिलेगी। लास्ट में आता है कोग्निटिव डिसफंक्शनिंग। कोग्निटिव डिसफंक्शनिंग भी हमें पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो है हमारा रीजनल एनेस्थीसिया। तो रीजनल एनेस्थीसिया किस लिए यूज किया जाता है? बहुत कम लोगों को पता होता है कि रीजनल एनेस्थीसिया भी होता है। मोस्टली जो पर्सन को पता होता है वो होता है
कि जनरल एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया, लेकिन ये 4 टाइप का होता है, जनरल एंड रीजनल एंड लोकल एंड सिडेशन। ठीक है, 4 टाइप का एनेस्थीसिया मैंने आपको बताया है। तो बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे, हमारा आता है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया क्या है, देखो, ब्लॉक सेंसेशन इन द स्पेसिफिक रीजन। ये क्या कर देगा, अगर हमने किसी स्पेसिफिक रीजन में इस एनेस्थीसिया को लगा रहे हैं तो उस एरिया को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, उस एरिया में क्या कर देगा, ये सेंसेशन को ब्लॉक कर देगा बॉडी के अंदर हमारी, एंड पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, और पेशेंट क्या होगा, कॉन्शियस होगा। ये मेनली हम प्रोसीजर के टाइम पे करते हैं। ठीक है, फिर बात करें हम टाइप्स ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर भी 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आता है स्पाइनल एनेस्थीसिया, सेकंड आता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एंड थर्ड आता है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। ठीक है, तो बात करेंगे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया। ये क्या होता है, इंजेक्ट इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया किस लिए यूज किया जाता है, डिलीवर्ड इनटू द एपिड्यूरल स्पेस। ये कहाँ पे डिलीवर्ड किया जाता है, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर। एपिड्यूरल से ही सीधा समझ में आता है, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर हम इसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। फिर आता है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। इसमें क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है किसी स्पेसिफिक नर्व को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। वो क्या है, नमनेस देखने के लिए मिलेगी हमें पेशेंट के अंदर, इनएबिलिटी देखने के लिए मिलेगी, इनएबिलिटी टू मूव, मतलब वो मूव नहीं कर पाएगा पेशेंट। ठीक है, और डेंजरस कैसे कैसे है ये, क्या क्या डेंजरस साइन हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आता है लो बीपी, हाइपोटेंशन में पेशेंट होगा, नर्व डैमेज होगी। रेयरली होता है, अगर तुम प्रॉपरली नर्व में जहाँ पे इंजेक्ट करना है वहां पे नहीं कर पा रहे हो और उस नर्व में बार बार पंच कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, नर्व डैमेज हो जाएगी। फिर आता है इन्फेक्शन और ब्लीडिंग के चांस तो रहते ही है, एंड स्पाइनल हेडेक भी पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलती है। फिर हम बात करेंगे अब थर्ड नंबर पे जो आता है हमारा लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया का तो सबको ही पता होगा कि ये क्या किया जाता है, नम्स ए स्मॉल स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का कोई एक पार्ट जहाँ पे हमें कोई प्रोसीजर करना है, तो उस स्पेसिफिक पार्ट में हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया को देते हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है, अगर हम सेंटर लाइन इंसर्शन कर रहे हैं तो आपने देखा होगा वहां पे लिग्नोकेन लगाते हैं, है ना, लिग्नोकेन लगाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे पेशेंट को सेंटर लाइन डालते हैं जुगुलरी, तो वहां पे इंजेक्ट करते हैं हम। और क्या करते हैं, वहां की जो इम्पल्सेस होती हैं हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। एक लोकल एरिया को क्या कर देगा वो, उसकी जो स्पेसिफिक एरिया को क्या कर देगा, सेंसेशन को ब्लॉक कर देगा लोकल एनेस्थीसिया। इसके एग्जाम्पल सबसे बेस्ट जो मैंने आपको बताया, लिग्नोकेन एंड ब्यूबिकेन। ठीक है, तो 2 ड्रग्स इसमें यूज की जाती हैं, लिग्नोकेन एंड ब्यूबिकेन। तो ये क्या कर देंगी, स्पेसिफिक एरिया में सेंसेशन को ब्लॉक कर देंगी, उसको क्या कर देंगी, वहां पे सुप्रेस कर देगी पेन को भी, तो इजिली हम प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। और ये डेंजरस कैसे कैसे है, इसमें हमें सबसे ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगी, टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिल सकती है, अगर आप ओवरडोज दे रहे हो तो पेशेंट को तभी टॉक्सिसिटी देखने के लिए मिलेगी, अदरवाइज नहीं होती। फिर आता है 4 नंबर पे हमारा सिडेशन। सिडेशन को कैसे कैसे हम दे सकते हैं, इसमें क्या होगा, रिड्यूस होगी हमारी कॉन्शियसनेस एंड एंजाइटी। ठीक है, सिडेशन को हम क्यों देते हैं, जब पेशेंट कोई एंजाइटी में होता है या फिर वो बहुत टाइम से सो नहीं रहा होता है, ठीक है, और पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करता है, तो इस कंडीशन में हम क्या देते हैं, पेशेंट को सिडेशन देते हैं। लेकिन पेशेंट कॉन्शियस रहता है ऐसा नहीं है, लेकिन पेशेंट इजिली सो सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिडेशन का यूज करते हैं पेशेंट के अंदर। मतलब कुछ टाइम के लिए अगर हमें पेशेंट को रिलैक्स करना है तो हम सिडेशन का यूज करते हैं। तो लेवल क्या क्या है सिडेशन का, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, मतलब हम बहुत कम भी दे सकते हैं और थोड़ा सा मिनिमम से थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं, एंड एक आता है सीवियर डीप। अगर हमें ज्यादा टाइम के लिए पेशेंट को क्या करना है, सुलाना है, ठीक है, एंजाइटी से रिमूव करवाना है, तो उस टाइम पे हम डीपली क्या देते हैं, सिडेशन देते हैं। और ड्रग इसके अंदर कौन कौन सी यूज की जाती है, फर्स्ट नंबर पे आती है मिडाजोलाम, सेकंड नंबर पे आता है फेंटानिल, एंड थर्ड नंबर पे आता है डेक्सामिथामाइड। डेक्सामिथामाइड करके एक ड्रग होती है, वो भी हम यूज में लाते हैं, लेकिन 2 ड्रग्स ज्यादा यूज की जाती है, मिडाजोलम एंड फेंटानिल।
ठीक है। फिर आता है इनके डेंजरस इफेक्ट हमें क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम सिडेशन देख रहे हैं मिडाजोलाम या फेंटानिल, तो उसका कुछ ना कुछ डेंजरस इफेक्ट भी हमें पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि सिडेशन एनेस्थीसिया जो भी होते हैं वो डॉक्टर की डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसके डेंजरस साइन हमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है अगर हम पेशेंट को मिडाजोलाम और फेंटानिल दे रहे हैं तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे कितने भी एनेस्थीसिया दे दो तो उनमें सबसे ज्यादा आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। हाइपोटेंशन देखने के लिए मिलेगी जरूर, क्योंकि पेशेंट रिलैक्स हो गया है ना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, थोड़ी बहुत तो रिलैक्स हो जाएगा, तो हाइपोटेंशन की कंडीशन हमें पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलती है। एंड फिर आता है लास्ट नंबर पे पैराडॉक्सिकल रिएक्शन। पैराडॉक्सिकल रिएक्शन हमें पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलती है। फिर लास्ट में अब हम बात करेंगे इसकी, अब हम बात करेंगे कि अगर अगर हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हुआ है और वो सर्जरी परफॉर्म उसकी हो रही है, तो उस टाइम पे हमें पेशेंट की क्या क्या केयर की जरूरत होती है या किन किन चीजों को देखने की जरूरत होती है जब हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो ड्यूरिंग। ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव केयर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना है, उसको बुलाना है उसके नाम से, लाइक जीसीएस, कॉन्शियस लेवल चेक करने का मतलब है जीसीएस चेक करना। ठीक है, जीसीएस से हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट अनकॉन्शियस है। ठीक है, एनेस्थीसिया का असर उसके ऊपर है, तो एनेस्थीसिया का असर उसके ऊपर है तो हमें क्या क्या देखना है। अब सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारा बीपी, क्योंकि क्या होता है हाइपोटेंशन की कंडीशन उसके अंदर देखने के लिए मिलती है, तो बीपी मॉनिटरिंग जरूरी है। बीपी मॉनिटरिंग जरूरी है, लेकिन सेकंड नंबर पे आता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो क्या होगा, हमें SpO2 देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो सैचुरेशन भी टाइम टू टाइम हमें पेशेंट की मॉनिटर करने की जरूरत होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा इनटेक आउटपुट भी हमें पेशेंट का देखने की जरूरत होती है ड्यूरिंग प्रोसीजर या ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, क्या इनटेक आउटपुट दे रहा है वो हमें। और एयरवे मैनेजमेंट करनी है, पेशेंट को ऑक्सीजन जरूर देनी है। क्यों? क्योंकि पेशेंट को सेडेट हो रखा है, उसको नहीं पता है कि उसकी सांस कितनी आ रही है, उसका जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन उसके अंदर कोज हो जाता है, तो उस टाइम पे पेशेंट को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, उसके टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन जरूर कनेक्ट करनी होती है। या तो कोई भी प्रोसीजर हो रहा है तभी भी आपको ऑक्सीजन कनेक्ट करनी है, या फिर आपने एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया किसी भी तरीके का सिडेशन आपने दिया है तो आपको ऑक्सीजन पेशेंट को देनी ही देनी है फेस मास्क के थ्रू। ठीक है, आता है फिर हमें करना होता है फ्लूइड बैलेंस, क्योंकि इनटेक आउटपुट हम देख रहे हैं, अगर उसका आउटपुट कम हो रहा है तो फ्लूइड को क्या करना है, बैलेंस करके रखना है, उतना ही फ्लूइड हमें उसको देना होता है। ठीक है, तो एनेस्थीसिया तो हमने बात कर ली कि क्या क्या चीजों की जरूरत होती है हमें देखने की, लेकिन अब हम बात करेंगे कि हमें क्या जरूरत होती है जब पेशेंट का प्रोसीजर हो चुका है, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो ओटी से बाहर आ चुका है, एनेस्थीसिया उसे दिया हुआ था, अब क्या करना है, हमें क्या करना है उसमें। ठीक है, तो क्या करना होता है जब पोस्ट एनेस्थीसिया पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट को क्या करना होता है, वाइटल मॉनिटरिंग करनी होती है। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वाइटल मॉनिटरिंग। ठीक है, तो पेशेंट की वाइटल मॉनिटरिंग करनी है, मॉनिटर करना है उसका पेन लेवल, उसको पेन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद एनेस्थीसिया क्या असर क्या होगा, वो कम होता हुआ दिखेगा, रिड्यूस होता हुआ दिखेगा, और पेशेंट को पेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जो सेंसेशन है वो क्या होंगी, रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगी उसकी सेंसेशन में। तो उसको पेन भी फील होगा, उसको डिस्कम्फर्ट भी फील होगा, उसको नोजिया भी फील होगा, उसको वॉमिटिंग भी फील होगी, और उसको समटाइम पेशेंट को क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। शिवरिंग, हाँ सॉरी, शिवरिंग देखने के लिए मिलती है। तो इन सारी चीजों को क्या करना होता है, हमें उस टाइम पे ठीक करना होता है, वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे, हाइपोथर्मिया है तो उसे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स देनी है। ठीक है, और हीटर्स का यूज करना है अगर ज्यादा ही पेशेंट का टेम्परेचर लो है। और क्या करना है हमें, अगर उसे नोज वोमिटिंग आ रही है तो उसे एमसेट वगैरह देना है। और इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है एंड इंश्योर करना होता है रिटर्न ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस, ये सब चीजें हमें इंश्योर करनी होती है। एंड लास्ट में हमें क्या करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है एनेस्थीसिया के बारे में, कि ये एनेस्थीसिया दिया गया था उसके बाद ये साइन हमें देखने के लिए मिले, और लास्ट में डॉक्टर्स के साइन कराने होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली ऑक्सीजनेशन पे हमें पेशेंट पोस्ट एनेस्थीसिया भी रखना है। ठीक है,
ऑक्सीजन तो हमें देनी है, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया भी देनी है एंड एनेस्थीसिया के बाद भी देनी है, ठीक है। पूरे 12 टू 24 आवर्स तक पेशेंट के ऊपर क्या होता है, खतरा होता है, डेंजरस साइन माने जाते हैं। तो 24 आवर्स तक आफ्टर सर्जरी पेशेंट की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है देखने में, ठीक है। उसके बाद आपको पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल जब आपको लगे कि सैचुरेशन ठीक आ रही है, तो धीरे धीरे क्या करना होता है, ऑक्सीजन को हटा देना होता है आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। सम टाइम में कुछ पेशेंट जल्दी रिकवर कर लेते हैं, तो 12 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद भी हम ऑक्सीजन हटा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तो इन सारी चीज़ों का हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर। और एनेस्थीसिया हमने दिया है, किसी भी टाइप का एनेस्थीसिया दिया है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना ही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक टॉपिक कि एनेस्थीसिया हम कब कब यूज़ करते हैं, किन किन कंडीशंस में करते हैं, कौन कौन से उसके टाइप होते हैं। होपली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।